पूरी केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और अगर मैं यूँ कहूँ कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप ये मान के चलेगा कि जेईई जैसी एग्ज़ाम में भी इस पर 2 या फिर 3 प्रश्न बन सकते हैं, मिनिमम एक तो बनना ही है। और जेईई में अगर किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो उसका वेटेज हो गया 4%। 25 क्वेश्चन के पेपर में अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो 4% वेटेज हो गया उसका, और 2 क्वेश्चन आ गए तो 8%, और अगर 3 क्वेश्चन आ गए तो फिर तो लॉटरी लग गई भैया 12%। पर जिनकी वो लॉटरी नहीं खुली उनके लिए तकलीफ हो जाएगी। ठीक है भैया, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल इसलिए क्योंकि इसका खुद का इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा वेटेज है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस चैप्टर में तुम्हें जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को मिलने वाले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट तुमको आगे चल के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी मिलने वाले हैं। अंडरस्टूड? बोलिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन। देखो, एक जनरल सा कॉन्सेप्ट हमारे पास में साइंस में, एक बिल्कुल जनरल सा कॉन्सेप्ट, हायर द एनर्जी लेसर इज द स्टेबिलिटी। हायर द एनर्जी, एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी क्या होगी? एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी क्या? कम। और इसका वाइस वर्सा भी है, लेसर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, और लेसर द एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी। एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, और एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज़्यादा। एनर्जी अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या है? पर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है। और एलिमेंट्स चूँकि जब एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उनकी एनर्जी ज़्यादा रहती है, अर्थात दूसरी भाषा में कहूँ तो उनकी स्टेबिलिटी क्या रहती है? कम रहती है। When elements, when atoms are away from each other, then they have higher energy। और उनकी एनर्जी अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। इसलिए दे कम क्लोजर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पास आते हैं, और जब एक दूसरे के पास आते हैं दे डिक्रीज देयर एनर्जी, एंड एनर्जी को कम करके वो क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को बढ़ा लेते हैं। और उनके पास में आने के साथ बाद एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ जो अंतराकर्षण का बल लगता है, उसी को हम बोलते होते हैं रासायनिक आबंधन, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग। So what we mean by chemical bond? It is nothing simple, an association between two species। किन्हीं भी 2 स्पीशीज के बीच में किसी भी तरह का एसोसिएशन, उनके बीच में किसी भी तरह का जुड़ाव जो है उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड क्यों बना? स्टेबिलिटी लाने के लिए। केमिकल बॉन्डिंग क्यों हुई? स्टेबिलिटी लाने के लिए, अर्थात एनर्जी को डिक्रीज कराने के लिए। एनर्जी को क्या कराने के लिए? एनर्जी को डिक्रीज कराने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। एनर्जी को कम करने के लिए, अर्थात स्टेबिलिटी को क्या? बढ़ाने के लिए। से सो वाई बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स? सिंपल सी बात है, 2 एटम्स एक दूसरे से दूर थे, उनकी एनर्जी ज़्यादा थी, स्टेबिलिटी कम थी। पास आए, एनर्जी क्या हो गई और स्टेबिलिटी क्या हो गई, और वो क्या चाहेंगे? स्टेबिलिटी को बढ़ाना या घटाना? बढ़ाना। इसीलिए वो स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, अर्थात दे टेंड टू डिक्रीज देयर एनर्जी, वो एनर्जी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरीके से उनके बीच जो एसोसिएशन हुआ, जो इंटरेक्शन हुआ, उस एसोसिएशन या इंटरेक्शन को हम बोलते होते हैं केमिकल बॉन्ड, और फिनोमिनन को हम क्या बोलते होते हैं? केमिकल। अंडरस्टूड? तो लिख लीजिए, एन इंटरेक्टिव फोर्स बिटवीन एन इंटरेक्टिंग फोर्स, या फिर क्या? एन इंटरेक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी 2 केमिकल स्पीशीज। कोई भी तो केमिकल स्पीशीज हो सकती है, दे मे बी एटम्स, दे मे बी आयन्स, दे मे बी 2 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल एंड 1 आयन। इसलिए मैंने कलेक्टिवली जनरलाइज मैनर में क्या बोला है यहाँ पर? स्पीशीज। तो वो स्पीशीज कुछ भी हो सकती है, हो सकता है वो स्पीशीज क्या हो? 2 परमाणु रहे हो, 2 एटम्स रहे हो, 2 आयन्स रहे हो, बोलो, 2 मॉलिक्यूल्स रहे हो, 1 मॉलिक्यूल और 1 आयन रहा हो, अरे कहो। तो इंटरेक्शन फोर्स जो होता है उसे हम बोला करते हैं क्या? केमिकल बॉन्ड। और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे निमिषा? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है।
and this phenomenon is known as chemical bonding. कर लिया भैया? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू केमिकल स्पीशीज, दो केमिकल स्पीशीज के बीच में जो इंटरेक्शन का फोर्स है, दो केमिकल स्पीशीज के बीच में जो इंटरेक्शन का फोर्स है, उस इंटरेक्शन के फोर्स को हम बोलते होते हैं केमिकल बॉन्ड। बोलो, फिनोमिनन को हमने क्या बोला भैया? केमिकल बॉन्डिंग से। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनने के पीछे रीजन क्या था? स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, एनर्जी को, लाइन चेंज करके लिखना, बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू स्पीशीज टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। अ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू स्पीशीज टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, दैट इज टू डिक्रीज द एनर्जी। A bond is formed between two species. A bond is formed between two species to increase the stability, that is to decrease the energy. कर लीजिए जो सामने जो लिखा है, तो एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी क्या? तो बॉन्ड बन रहा है साहब स्टेबिलिटी लाने के लिए, और स्टेबिलिटी आती है कब? जब एनर्जी कम होती है से। ठीक है, तो ये बेसिकली बात है। और जो इंटरेक्शन का फोर्स है उसी फोर्स को हम बोला करते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब हमें ना अलग अलग किस्म के बॉन्ड्स पढ़ने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, और इसमें सबसे पहला जो बॉन्ड हमारे पास में आ रहा है, सबसे पहला बॉन्ड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड क्या होता है? लिसन, इसका बड़ा कॉमन एग्जांपल दुनिया भर की किसी भी पुस्तक को देख लो, कोई भी टीचर होगा वो एक ही एग्जांपल समझाएगा हमेशा। कौन सा? NaCl। ठीक है भैया, ये सबसे पॉपुलर मोस्ट कॉमन एग्जांपल, यही इसी से शुरुआत होती है हमेशा। देखो, जब मैं बात करता हूँ सोडियम की, तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। एम आई करेक्ट? क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। अब मोस्टली बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड बनने के पीछे एक ही तकनीकी कारण है, स्टेबिलिटी लाना। और मोस्टली ये पाया जाता है, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा ये पाया जाता है, मैं बोल रहा हूँ मोस्टली ये पाया जाता है कि जब बॉन्ड बनता है और स्टेबिलिटी आती है जब एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। वी नो दैट ग्राउंड स्टेट में किसी भी एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। आपको बता चुका हूँ मैं, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और पेनल्टीमेंट में 18। ये जान पढ़ चुके हम लोग, अभी रिसेंटली स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी बताया था मैंने आपको। एनीवेज, तो यहाँ क्या हुआ साहब, एटम स्टेबिलिटी तब ला पाता है जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब मैंने जब देखा कि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्टेबिलिटी कैसे लाएगा? इसके लिए मुझे 2 तरीके समझ में आए। या तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो 8 हो जाएंगे, या वो 7 गेन कर ले तो 8 हो जाएंगे। भाई सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? और क्लोरीन के? अब सोडियम ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? सोडियम ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? यदि सोडियम अपना वो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, इफ सोडियम रिलीजेस दैट इलेक्ट्रॉन तो उसके 8 हो जाएंगे, या वो 7 गेन कर ले। ऐसे क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 तरीके, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। सोडियम के लिए क्या आसान है, 1 रिलीज करना या 7 गेन करना? 1 रिलीज करना। 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आसान है बजाय कि 7 का एक्सचेंज हो। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर सकता है,
और क्लोरीन इजीली गेन कर सकता है। तो सबसे इजियर टास्क ये होगा कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? क्लोरीन को। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो इसके फलस्वरूप क्या होगा? इसके फलस्वरूप सोडियम बन जाएगा सोडियम प्लस, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8, और क्लोरीन हो जाएगा माइनस, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? और इस तरीके से मैं देख सकता हूं कि दोनों का ऑक्टेट क्या हो चुका है? दोनों का जो ऑक्टेट है वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। बोलिए, इस तरीके से दोनों का ऑक्टेट क्या हो चुका? कंप्लीट हो चुका। सोडियम पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, दे बोथ आर अपोजिटली चार्ज, दे बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, ऑब्वियसली लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन का फोर्स लगता है, और अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। वो जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्बियन फोर्स। तो सोडियम प्लस आयन एंड क्लोराइड आयन, दिस इज नॉट क्लोरीन आयन, इसे क्लोराइड आयन कहा जाता है। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कौन से फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के फोर्स से। बोलिए, सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड आयन ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कौन से फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलिए, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसी फोर्स को हम क्या बोला करते हैं? आयनिक बॉन्ड या फिर क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। से likewise we can talk about another example, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में बात करी जाए तो हम जानते हैं मैग्नीशियम whose atomic number is 12, electronic configuration is 282. Say, and what about that of oxygen? एटॉमिक नंबर कितना है जनाब? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 26। मैग्नीशियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा? मैग्नीशियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 कैसे करेगा? जब वो 2 डोनेट कर दे या 6 गेन कर ले। क्या आसान दिखता है तुम्हारे को? 2 डोनेट करना। मैग्नीशियम 2 डोनेट कर देगा तो हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट, 6 गेन कर लेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या आसान है उसके लिए? लाइकवाइज ऑक्सीजन ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? 2 गेन कर ले, या फिर वो 6 डोनेट कर दे तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। है या नहीं? 6 डोनेट कर दे तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, 2 गेन कर लेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या आसान है? सुनाई नहीं दिया मुझको? इसके लिए आसान है 2 डोनेट करना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम डोनेट्स इट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू दी ऑक्सीजन। मैग्नीशियम उसके 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? ऑक्सीजन को दे देता है। सो दैट मैग्नीशियम बन जाता है डाई पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, ऑक्सीजन वो भी 2,8। और इस तरीके से क्या हुआ? कंप्लीट हो गया दोनों का। और यहाँ मैग्नीशियम 2 प्लस आयन और ऑक्सीजन 2 माइनस आयन, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? से हाँ जी। तो इस तरीके से क्या बना भैया? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स आया। आयनिक बॉन्ड का मतलब बेसिकली क्या है? आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर क्या? कोलंबियन फोर्स बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस।
यहाँ लिख सकते हैं हम इसके आगे का, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? जब अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जब अट्रैक्शन का फोर्स लगता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। बोलो। अभी हम बात करेंगे इसकी फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बने उसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं? आयनिक बॉन्ड बने उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? भाई एक एटम में क्या हो, वन एटम मस्ट हैव, एक एटम में क्या हो, 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम मस्ट हैव दिस मैनी एंड अदर शुड हैव 5, 6 या फिर क्या? एक एटम में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरे एटम में कितने होना चाहिए? 5, 6 या 7, ताकि एक के लिए वो 1, 2, 3 डोनेट करना आसान हो और दूसरे के लिए 1, 2, 3 गेन करना आसान हो। ठीक है कि नहीं? तो वन एटम मस्ट हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम में क्या? इतने। दूसरा, हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। बोलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। कल ही हमने देखा है कि जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 आपको पता हो तो यू कैन प्रिडिक्ट आउट नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन देम। कल ही हमने बात करी है पीरियोडिक टेबल के अंदर भैया कि अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा है देन बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंटली आयोनिक। यस्टरडे वी हैव ओनली लर्नड अबाउट दिस फैक्टर से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 से ज़्यादा है तो बॉन्ड प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होगा। बोलिए, ठीक है? कुछ ऐसा। अब जो एटम से तुम कैटायन बना रहे हो, मतलब जिससे तुम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए। एक एटम से तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है? एक एटम से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो ना, तो जिससे तुम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उससे बनेगा कैटायन। जिससे तुम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उससे क्या बनेगा? तो एटम फॉर्मिंग कैटायन, एटम फॉर्मिंग कैटायन should have small ionization energy। उसके आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? कम होनी चाहिए। वन एटम शुड हैव स्मॉल आयोनाइजेशन एनर्जी। एक की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अरे साहब, जिससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए। मतलब lesser amount of energy should get involved in removing electron from that particular atom, and the atom from which electron is getting removed forms cation। Say, so atom forming cation should have small ionization energy, and atom forming anion should have क्या? high electron gain enthalpy, electron affinity। जिससे तुम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए, और जिसमें इलेक्ट्रॉन मिला रहे हो उसमें इलेक्ट्रॉन मिलाना आसान होना चाहिए। और आसान होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ये भी चर्चा मैंने कल ही करी थी। और इलेक्ट्रॉन मिलाने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो ग्रुप में नीचे जाने पर कम होती है लेकिन उसमें रेगुलर वेरिएशन नहीं होता। ऐसा अगर देखा जाए तो फ्लोरीन की ज़्यादा, क्लोरीन की कम, ब्रोमीन की कम, आयोडीन की और भी कम होना चाहिए, पर मिला आपको उल्टा क्लोरीन की ज़्यादा मिली। और ऑक्सीजन फैमिली में तो बहुत ही अलग वेरिएशन चला गया, सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम, और सबसे आखिर में ऑक्सीजन आया है। बात करी थी हमने। और नाइट्रोजन की तो पॉजिटिव आ गई, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स की पॉजिटिव आ गई, नोबल गैस की पॉजिटिव आ गई, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो उनमें इलेक्ट्रॉन मिलाकर तुम उनकी स्टेबिलिटी को बिगाड़ रहे हो। सो यू आर नीडेड टू प्रोवाइड एनर्जी टू देम। से दैट ऑल वी हैव टॉक्ड, करेक्ट?
तो जिससे तुम कैटायन बना रहे हो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए, और जिसमें इलेक्ट्रॉन मिला रहे हो उसमें इलेक्ट्रॉन मिलाना आसान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम, और इलेक्ट्रॉन मिलाना आसान मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा। ठीक है, अरे बोलिए। और चलिए जनाब, ये आ गया। अब उसके बाद में वो जो दोनों अपोजिटली चार्ज आयंस हैं, दिस शुड अट्रैक्ट ईच अदर विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उन्होंने एक दूसरे को क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच में खासा ज़्यादा होना चाहिए। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स should exist between पॉजिटिव आयन एंड, जो पॉजिटिव आयन है और जो नेगेटिव आयन है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अरे बोलो ना यार, जो दोनों आयंस से साहब उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दे शुड अट्रैक्ट ईच अदर विद स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। It means when they approach towards each other, when that cation and anion, when that cation and anion approach towards each other, suppose there is cation A plus and anion is B minus, when they attract each other to make this compound AB, तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आकर्षण का बल होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी भाषा में मैं कहूं कि जब ये एक दूसरे के पास आए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड गेट रिलीज्ड, एंड व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन कैटायन एंड एनायन अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर इन गैसियस फेज इज नोन एज लैटिस एनर्जी। इस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी या फिर लैटिस, आइदर ऑफ दिस यू कैन प्रोनाउंस। ठीक है भैया, कोई बोले, आपको बोल के तो आना नहीं है। तो यहाँ दूसरी भाषा में बोलें तो दे शुड हैव हाई लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इनकी जो लैटिस एनर्जी है, जिसे हिंदी में कहा जाता है भैया जालक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा जो लैटिस एनर्जी है वो क्या होना चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए? इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एग्जिस्टिंग बिटवीन कैटायन एंड एनायन, अगर धन आयन और ऋण आयन दोनों के बीच में इंटरेक्शन का फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बियन फोर्स ज़्यादा है, तो फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। एंड व्हाट एवर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस प्रिसाइजली इज नोन एज लैटिस एनर्जी। उसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए? सो दीज आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। डू कॉपी दिस। आयनिक बंध बने भैया, उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां यही हैं। दीज आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड काहे बना, उसके पीछे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, मतलब क्या क्या हो तो आयनिक बॉन्ड बन पाएगा, ये वो कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए बन गया साहब। अब बारी आती है आयनिक, जिन किसी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बन चुका उनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। व्हाट वी मीन बाय आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। जिन किन्हीं यौगिकों में आयनिक बंध पाया जाता है उन्हें आयनिक यौगिक कहा जाता है। अंडरस्टूड? Now it comes to characteristics of ionic compound. तो हम देख रहे हैं भैया क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके प्रगुण। What are the properties of ionic compounds? है? कहीं स्पेलिंग गलत करी है मैंने? बोलो कहाँ गलत करी है? चलिए, सो व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में हमको बात करनी है। सबसे पहली बात, इनकी फिजिकल स्टेट देखें ओए, तो इनकी फिजिकल स्टेट
मोस्टली ये सॉलिड होते हैं, और सॉलिड में भी मोस्टली क्या, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं भैया, तो ये एक 12th क्लास का पूरा चैप्टर ही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड, बेसिकली इसमें हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना पड़ता है। सॉलिड स्टेट चैप्टर जो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे 5 दिन लग जाते हैं, और बड़ा चैप्टर है, 5 दिन के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर 12th क्लास का है, तो वहाँ तुम लोगों को इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। बट अभी मैं बात करूँ तो इनकी जो भौतिक अवस्था है भैया, इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं साहब, सॉलिड होते हैं। और सॉलिड में भी कैसे, क्रिस्टलाइन। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट, इनके एमपी और बीपी जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। इनके गलनांक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन आयंस, इट इज़ वाई इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, क्या होते हैं भैया, ज़्यादा होते हैं। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके ज़्यादा हैं। उसके बाद में मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, विद्युत चालकता की, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो साहब सॉलिड फेस में, सॉलिड स्टेट में, सो दीज आर इंसुलेटर्स। सॉलिड स्टेट में तो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, बेड कंडक्टर होते हैं दूसरी भाषा में कहा जाए तो। सॉलिड स्टेट में तो दे आर बेड कंडक्टर, कुचालक होते हैं। किंतु सॉल्यूशन स्टेट में, कौन सी स्टेट में, या फिर मॉल्टन स्टेट में, या फिर एक्वा स्टेट में, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, because when they are dissolved into water, when they are fused, when they are melted, when they are brought into the solution state, then they are dissociated into their constituent ions. सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बिल्कुल अच्छे से जकड़े हुए पड़े हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए पड़े हैं। लेकिन जैसे ही पानी में घुलता हूँ, यू विल फाइंड कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन खटाक से छिटक जाते हैं, अलग हो जाते हैं। दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर वेरी इजीली जस्ट आफ्टर डिजॉल्विंग इनटू वाटर। से पानी में घुलते से टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे जनाब। तो इसलिए फिर वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए यू रिक्वायर चार्ज पार्टिकल्स। विद्युत का चालन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, चार्जेस चाहिए, आयंस, आपको चार्जेस चाहिए। तो जैसे ही सोडियम क्लोराइड को पानी में घोला वो टूट गया, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बन गया, वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेगा, को कंडक्ट कर पाएगा। बोलिए, अरे कहिए। उसके बाद में इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करी जाए तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है। क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसा तैसे में घुलता है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जैसा कंपाउंड होगा वो वैसे में ही घुलेगा। ठीक है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन आयनिक सॉल्वेंट। आयनिक कंपाउंड किस में सॉल्युबल होंगे, दे आर सॉल्युबल इन आयनिक, या दूसरी भाषा में हम इनको एक और नाम से बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भैया वाटर, पानी, अल्कोहल, इनमें ये सॉल्युबल है। दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन अल्कोहल, बट दे आर इनसॉल्युबल इन कोवेलेंट सॉल्वेंट्स। कोवेलेंट सॉल्वेंट में क्या होते हैं रे, ये सॉल्युबल नहीं होते, कोवेलेंट में सॉल्युबल नहीं होते। जैसे बेंजीन, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे ईथर। ठीक है, इनमें ये सॉल्युबल नहीं होते। आई बात समझ में। पोलर सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल ही है, वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल में सॉल्युबल है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट, कोवेलेंट सॉल्वेंट, कोवेलेंट बोल दो या फिर दूसरी भाषा में इनको क्या बोलते हैं एक और नाम से, नॉन पोलर। बोलो,
तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं होते। बोलो, पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल है। ठीक है, जैसा कंपाउंड होता है वो वैसे में सॉल्युबल होता है। अंडरस्टूड? एक्चुअली हम दूसरी भाषा में बोलते हैं दे आर सॉल्युबल इन आयनिक और पोलर सॉल्वेंट। दूसरी भाषा में बोलते हैं दे आर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने को मिलता है अपने को, बट अभी इतना समझो कि दे आर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट हैविंग क्या, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऐसे सॉल्वेंट जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, उनमें ये सॉल्युबल होते हैं। बोलिए, अरे कहिए। ठीक है, पहले इतनी प्रॉपर्टीज लिखिए। तो 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी भैया से। 5वीं प्रॉपर्टी, चूंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, चूंकि इनमें कौन सा फोर्स लगता है, इसलिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, अर्थात कठोर होते हैं, वो रिजिड होते हैं, और साथ ही में वो कैसे होते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब समझते हैं, वो थोड़ा मारो तो बिखर जाते हैं। हिंदी में बोला जाता है भंगुर, क्या बोलते हैं इसको, भंगुरता का गुण पाया जाता है भैया इनमें। ठीक है, दे आर हार्ड, दे आर रिजिड एंड दे आर ब्रिटल। ठीक, आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, और जब आयनिक कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर, जब आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं आयनिक रिएक्शंस। व्हेन आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर, सच रिएक्शंस वी कॉल एज आयनिक रिएक्शंस। और आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, आयनिक रिएक्शंस कैसी होती है सर, फास्ट भी होती है और एनर्जेटिक भी होती है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी होती है, और एनर्जेटिक होती है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड इन आयनिक रिएक्शन। मतलब या तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल गेट एब्जॉर्ब्ड और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल गेट रिलीज्ड। बोलो, या तो उच्च ऊर्जा अवशोषित होगी या फिर मुक्त होगी, ऐसा कुछ होगा। जैसे एक कॉमन एग्जांपल ही लेता हूं मैं यहाँ पर, ये रिएक्शन हुई, दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो फटाक से AgCl का आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है, AgCl का आपको सफ़ेद अवक्षेप मिल जाता है। हमने कल ही देखा था AgCl का कलर होता है वाइट, 22% आयनिक होता है। कल ही आपने बात करी थी कि जितना ज़्यादा आयनिक उतना ज़्यादा कलरलेस। तो AgCl 22% आयनिक था, वाइट था, और Ag2S 8% आयनिक था, ब्लैक था। याद आया कुछ? एनीवेज, सो ये हमारे पास में क्या है, आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, फास्ट होती हैं, एनर्जेटिक होती हैं। अरे कहिए, अब जो आयनिक बॉन्ड होता है, लिसन, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है सर, वो नॉन डायरेक्शनल होता है। अभी नॉन डायरेक्शनल का मतलब समझाऊंगा तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा नहीं तुम्हारे को, आगे चल के तुम लोग आइसोमेरिज्म का एक फिनोमिनन पढ़ोगे, आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में खास तौर पे। तो जो आइसोमेरिज्म होता है खास तौर पे, उसमें भी कौन सा आइसोमेरिज्म, जो 3D आइसोमेरिज्म है, स्पेस आइसोमेरिज्म है, उसमें आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म। तो ये जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड है, सुनाई नहीं दिया मुझको, और नॉन डायरेक्शनल होने के कारण इनमें चूंकि नॉन डायरेक्शनल होता है, से दे डू नॉट एग्जिबिट, इनमें स्पेस आइसोमेरिज्म इनमें स्पेस आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, स्पेस आइसोमेरिज्म इनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, बोलिए, क्योंकि ये कैसा बॉन्ड है, नॉन डायरेक्शनल है, मतलब यूँ समझ लो कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, और चूंकि इसका कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होता, मैंने स्पेशल नहीं बोला, स्पेशियल,
नॉन डायरेक्शनल होने के कारण नो स्पेशियल अरेंजमेंट। अभी तो समझ के परे है हमारे, बट इतना समझ लीजिए भैया, आगे चल के हमको ये पढ़ने को मिल जाएगा। तो इनमें चूंकि ऐसा नहीं होता, इसलिए इनमें स्पेस आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? ठीक है। इनमें अगली प्रॉपर्टी, इनमें आइसोमॉर्फिज्म पाया जाता है। आइसोमॉर्फिज्म, ऐसे जो जिनका एक जैसा स्ट्रक्चर हो और रेशो भी सेम हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ आइसोमॉर्फिज्म, जैसे KNO3 और NaNO3। अब जैसा रेशो यहाँ पर है 1:1:3 है या नहीं है? ऐथे रेशो कितना आएगा? तो ऐथे कितना आएगा? तो ये कहलाते हैं आइसोमॉर्फस। क्या कहलाते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे MgSO4 रेशो है 1:1:4 देयर आल्सो। बोलो, तो ये क्या होते हैं? आइसोमॉर्फस होते हैं। एक और लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि इनमें क्या होता है, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी बताते हैं। पहली बात तो वैलेंसी क्या होती है? हम में से शायद कई लोग ये जानते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंसी। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, उसे बोलते हैं वैलेंसी। ऐसा नहीं है, अदरवाइज तो वैलेंसी फिक्स हो जाएगी। वैलेंसी से मतलब होता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग बॉन्ड। बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉनों का पार्टिसिपेशन हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉनों का उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है, उसे हम क्या बोला करते हैं? वैलेंसी। अंडरस्टूड व्हाट वी मीन बाय वैलेंसी? भैया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग इन्वॉल्व। अब दो तरह की होती है वैलेंसी, एक होती है कोवैलेंसी। अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में यूज़ होगी तो वो कोवैलेंसी कहलाएगी। आयनिक बॉन्ड बनाने में यूज़ होगी तो आयनिक वैलेंसी या फिर इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगी। बोलिए। एंड यू विल सी कि कई कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी बताते हैं। वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी बताते हैं, जैसे के तौर पे मैं आपको बताऊं कि उदाहरण के तौर पे जर्मेनियम 2+ भी बताता है और जर्मेनियम 4+ भी बताता है। ठीक है, तो ऐसे और भी मिलेंगे आपको। गैलियम कभी +1 भी बताता है और कभी +3 भी। हाँ, जैसे ये बोला आप, इसने आयरन 2+ भी बताता है और आयरन कॉपर प्लस भी बताता है और कॉपर। तो क्या होता है, ये वेरिएबल वैलेंसी भी बताते हैं। बोलिए। ठीक है, इनका जो कूलिंग कर्व है, कौन सा कर्व? इनका कूलिंग कर्व स्मूथ नहीं होता जब इनको कूल किया जाता है। भैया जैसे हमने कोई लिक्विड है, लिक्विड को हमने सॉलिडिफाई करा, सुनना, इस एक्सिस पर हमने टाइम लिया और इस एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर लिया, और ये कोई लिक्विड था, तो ये लिक्विड कूल हो जाए। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लिक्विड का टेम्परेचर कम होते जा रहा है भैया। फिर कुछ ऐसा रहेगा। ये कौन सी फेज थी उसकी? ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है उसका? सॉलिडिफिकेशन।
और ये क्या बन गया, कौन सी स्टेट आ गई उसकी? किसी लिक्विड को कूल करके, ठंडा करके मैं क्या बना रहा हूँ? किसी लिक्विड को कूल करके मैं क्या बना रहा हूँ? तो लिक्विड का जो कूलिंग कर्व होगा, जिसको हमने टाइम और टेम्परेचर के बीच में बनाया, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे जाके लिक्विड सॉलिड में बदलना शुरू होगा, जिस टेम्परेचर पे जाके लिक्विड सॉलिड में जाके बदलना शुरू होता है, उसे बड़े बुजुर्गों ने क्या नाम दिया है? मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका जो कूलिंग कर्व है वो स्मूथ नहीं रहता, आप देख पा रहे हैं, जैसा कि दैट इज नॉट स्मूथ। से कर लिया? सो दिस इज ऑल अबाउट आयनिक बॉन्ड। अब अगला बॉन्ड कौन सा हमारे पास? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कोवलेंट बॉन्ड। कब बनता है भैया? जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना भैया? कैसे बनता है ये? इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के बराबर साझे से बनता है, ठीक है। जैसे एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल लेता हूं मैं, H2। अभी साहब दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर 1 है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा रहेगा। हाइड्रोजन दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और चूंकि पहला ही ऑर्बिट है इसलिए उसमें मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो एक तरीका तो ये है कि भैया पहला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन को दे दे। जैसे ही पहला हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, लेकिन पहला वाला क्या हो गया? खाली हो गया। तो पहला वाला इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना भैया कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन तेरे को दे दूँ, तेरा तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं डमरू बजाऊंगा यहाँ बैठकर, ठीक है या नहीं भैया? ऐसे अगर दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन को दे दे तो पहले का डुप्लेट कंप्लीट, लेकिन दूसरा खाली हो जाएगा। तो दोनों ने मिलकर बैठकर मीटिंग करी कि कुछ ऐसा करें कि भैया दोनों के पास 2-2 हो जाए। तो क्या तरीका अपनाया दोनों ने? दे बोथ शेयर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच अदर। पहले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ना तो पहला वाला दूसरे को और दूसरा वाला पहले को इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों क्या करते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं, और इस तरीके से दोनों के बीच में ये बॉन्ड बन जाता है। इसी को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो आपने लाइन बीच में ड्रॉ करी ना, इसी को बोलते हैं डायरेक्शनल नेचर। आयनिक बॉन्ड में कभी भी ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे थे आप। सोडियम क्लोराइड आपने लिखा तो आपने क्या सोडियम और क्लोरीन के बीच में से लाइन बनाई थी? मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में से लाइन बनाई थी? दैट बॉन्ड वाज नॉन डायरेक्शनल। हियर इट इज, हियर इट इज। तो ये है साहब हाइड्रोजन। बोलो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ फ्लोरीन की। फ्लोरीन के एटम्स एटॉमिक नंबर सर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर 2-7 है। दूसरा फ्लोरीन, उसका भी एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-7। अरे बोलो, दोनों फ्लोरीन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 2 4, 2 6 और 1 7। और दूसरे फ्लोरीन में भी कितने? 2, 2 4, 2 6 और 7। अगर पहला फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन को दे दे तो दूसरे फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन पहले बेचारे के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 ही रह जाएंगे। ऐसे दूसरा अगर अपना इलेक्ट्रॉन पहले वाले को दे दे तो पहले वाले का ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन दूसरे बेचारे के पास कितने रह जाएंगे? तो ये तो गलत है ना, नाइंसाफ़ी है भैया। ठीक है, तो क्या किया जाए? कुछ ऐसा करें कि दोनों फ्लोरीन के पास में हो जाए। अभी देखो, पहले फ्लोरीन के पास में कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6 और 2 8। नहीं आ समझ में? 2, 2 4, 2 6 और 2 8 दोनों के पास हो गए। कहिए, ठीक है? कुछ ऐसा आप ही करिएगा क्लोरीन के लिए।
क्लोरीन जिनका एटॉमिक नंबर जिसका 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, कुछ समझ में आया मैंने क्या करा है कि नहीं आया है? करिए। हो गया भैया? अगर पहला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे दे तो भैया दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बेचारे पहले के पास रह जाएंगे 6। और अगर दूसरा क्लोरीन पहले क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो पहले के पास हो गए 8, लेकिन दूसरे के पास कितने रह जाएंगे? क्या भैया ये सही रहेगा? अरे बोलो। नहीं। तो क्या किया जाए? दोनों क्लोरीन इस तरीके से इसका ऑक्टेट क्या हो गया और इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया? बोलिए। कर लिया होगा ये? बढ़ू में आगे? डन। ऐसे ही मैं बात करूं भैया O2 के बारे में, तो ऑक्सीजन हुज एटॉमिक नंबर इज 8, देयर आर 2 ऑक्सीजन्स, दोनों का एटॉमिक नंबर 8 है सर दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? तो दोनों की एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन पर नज़र गड़ी पड़ी है। क्या हो गया मयंक सिंह, इतने तुम क्यों खुश हो रहे हो? हर्षित भैया ने कौन सा जोक suनाया है? तुमको मिमिक्री करके बताई क्या? सर छोटी बच्ची हो क्या? हाँ, टाइगर श्रॉफ की आवाज़ निकाली हो, कोई टाइगर श्रॉफ का जैसा डांस करके बताएगा यहाँ पर है? हो सकता है कोई दिशा पाटनी भी आ जाए यहाँ पर। क्या हो गया, इतने खुश क्यों हो रहे हो तुम? मैं तो कोई जोक सुना नहीं रहा हूँ। हाँ, तुम बोलोगे आप ही जोक हो तो एक अलग बात है? तो इधर अपन ध्यान दें। हाँ जी, तो भैया दोनों को जो है 2-2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है। क्या करा जाए? इतना दयावान तो कोई नहीं है कि अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे और खुद खाली रह जाए। तो क्या किया जाए भैया? दोनों ने मिलकर जो है मीटिंग करी कि चल भैया तेरे पास भी 8 है, सॉरी 6 हैं, और मेरे पास भी कितने हैं, तो कुछ ऐसा करा जाए, ये काउंट कीजिए कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। बोलो। और दूसरे ऑक्सीजन के पास भी ऐसे ही हो गए। अरे कहिए। इस तरीके से दोनों ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो गए 8-8 इलेक्ट्रॉन्स। अरे बोलो ना यार। ठीक, चलिए करिएगा। N2 के लिए आप करिए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 आया भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-5, इसका भी दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हो गए? होगा इस तरह से 8? नहीं आ समझ में? दोनों नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भैया? पहले नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में थे 3 और 2 5, और दूसरे में भी 2 और 3 5। इस तरह से हुआ तो 3 3 6 और 2 8, और उधर भी 8। बोलो। तो दोनों नाइट्रोजन के एटम्स के बीच कहिए। ठीक कर चुके। तो यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, वहाँ पर क्या भैया? डबल बॉन्ड। अभी जो कोवलेंट बॉन्ड तुमने देखे वो 2 सिमिलर एटम्स के बीच देखे हैं।
अभी जो कोवेलेंट बॉन्ड मैंने देखे वो दो सिमिलर एटम्स के बीच देखे। अभी मैं बात करूँ डिसिमिलर एटम्स, जैसे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, एंड दैट वी टॉक अबाउट क्लोरीन 17, तो ये 287। अब अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन हाइड्रोजन बेचारा क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ठीक इसी भांति अगर क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दे तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, लेकिन क्लोरीन बेचारा अधूरा रह जाएगा। अरे कहो ना। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। यदि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को रिलीज कर देता है तो क्लोरीन तो सेटिस्फाइड हो गया साहब, लेकिन हाइड्रोजन बेचारा खाली रह जाएगा। और हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, लेकिन क्लोरीन अधूरा रह जाएगा। तो क्या किया जाए? कुछ इस तरह से हम यहाँ पर ऐसा कर लें कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, रखा भैया, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। एम आई करेक्ट? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया और क्लोरीन को डॉट से। क्या हो गया भैया? कुछ ना खुसर फुसर चलती रहती है तुम लोगों की। तो देखो ये प्रत्युष को फायदा देखो। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया इस तरह से भैया। और क्लोरीन का भी ऑक्टेट क्या हो चुका? मेरी हाँ में हाँ मत मिलाओ भैया, देख लो, चेक कर लो, मैं गलत भी बोलता हूँ। अरे ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया? हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया साहब? कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अरे बोलो। इन दोनों के बीच में इस प्रकार से सहसंयोजक बंध बन गया भैया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया और क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। कहो ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक और देखते हैं, H2O वाटर। ठीक है भैया। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, देयर आर 2 हाइड्रोजन्स। और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर ये है, 2 हाइड्रोजन है, दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। दोनों हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ऑक्सीजन के सॉरी, कितने हैं? तो अगर दोनों हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को समर्पित कर दे तो क्या होगा? ऑक्सीजन तो बिल्कुल खुश, भैया अपना काम हो गया। लेकिन दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? ऐसे रह जाएंगे, अधूरे, खाली रह जाएंगे। अधूरे भी क्या? बोलिए। और अगर ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक एक करके दोनों हाइड्रोजन को दे दे तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, लेकिन ऑक्सीजन बेचारा क्या रह जाएगा? ठीक है। तो भैया दोनों ने मिलकर क्या करी? इनफैक्ट तीनों ने मिलकर क्या करी भैया? यहाँ पर मीटिंग करी कि कुछ ऐसा करते हैं कि इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। अरे बोलो। और इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक एक। कहिए। दे बोथ हाइड्रोजन हैव 1 इलेक्ट्रॉन विच आर डिनोटेड बाय क्रॉस। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन जो है दे आर डिनोटेड बाय डॉट। और इस तरीके से अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं तो हाइड्रोजन का देखो डुप्लेट कंप्लीट हुआ कि नहीं? इधर भी हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ कि नहीं? और इधर ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कहो। और इस तरीके से क्या हो गया साहब? वाटर बन गया भैया। 2 हाइड्रोजन्स एक ऑक्सीजन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए और सभी का ऑक्टेट या फिर डुप्लेट
कंप्लीट हो गया। बोलिए, करिए। कर लिया? चलो कुछ एक एग्जांपल्स आप लोग करिए। NH3 CH4 CCl4 PCl3 CO2 H2S करिए इनको। ये इतना एग्जांपल्स करिएगा। किया? NH3 में क्या होगा? नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। बोलो। हाइड्रोजन में 1-1। नाइट्रोजन को मैंने डॉट से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। इस तरीके से देखो तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इधर भी, इधर भी। अच्छा, नाइट्रोजन का बोलिए, समझ में आया या नहीं? अरे कहो ना यार। ऐसे ही मैं बात करूं CH4 की, तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। और हाइड्रोजन में 1-1। करेक्ट? क्या हुआ? हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। चारों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। मैं करेक्ट? कोई डाउट? तो क्या हुआ इस तरीके से? कहिए। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने? 7। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7। इस तरीके से क्या हुआ? क्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो गया? इस क्लोरीन का भी क्या हो गया? इस क्लोरीन का भी। बोलो। और इधर कार्बन में हुआ? कर लिया होगा मेरे ख्याल सभी ने। मैं बढ़ूँ आगे? फिर बात करूंगा PCl3 की। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फास्फोरस हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7। बोलिए, इस तरीके से क्या होगा?
ये क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इस क्लोरीन का भी हुआ, इस क्लोरीन का भी हुआ, और फास्फोरस का से तो ठीक है। अरे बोलो ना यार। तो ये PCl3। उसके बाद में यदि मैं बात करता हूँ H2S की, तो सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2 2 4 2 6। सल्फर हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, एंड व्हेन इट कम्स टू हाइड्रोजन, ऐसी कुछ कहानी आ रही है। हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ये बिल्कुल H2O जैसा ही है। किसके जैसा है? तो क्या हुआ यहां पर? कंप्लीट, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। और इधर समझ में आया? फिर जैसे कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है सर? अरे बोलो। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने? 6। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने? अभी क्या हुआ? ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ? और ऑक्सीजन का? इस तरीके से सभी का ऑक्टेट क्या हो चुका है साहब? कंप्लीट हो चुका है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो जरूरी नहीं कि 2 सिमिलर एटम्स के बीच में बने, दैट कैन बी फॉर्म बिटवीन 2 डिसिमिलर एटम्स। अगर वो अनलाइक एटम्स भी एक जैसे नहीं भी हैं तब भी वो बन सकता है से। और ये जो हम इस तरह के ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको जानकारी होगी संभवतया इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नॉर्मली मेरे ख्याल से तुम लोग 10th क्लास तक भी प्रैक्टिस करते हो थोड़ी बहुत इसकी, क्यों नहीं करते थे? बना लियो तो अच्छी बात है। बना लियो सबने? ये डिफरेंट होगा, अभी पढ़ेंगे ना, आएगा सब आएगा। चलिए अभी हम लोग क्या देखेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे भैया। ऐसे कंपाउंड्स, लिसन ओए, ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है उन्हें हम बोलते थे कोवेलेंट कंपाउंड्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, पहली चीज अपन ने वहां पे क्या लिखी थी? वो क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉलिड होते हैं, ऐसे ही लिखा था ना कुछ अपन ने। ये मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली, मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, मोस्टली दे आर लिक्विड्स और गैसेस। मोस्टली लिक्विड या गैस होते हैं, वहाँ पर थोड़ा सॉलिड क्रिस्टलाइन। ठीक है, सेकंड क्या लिखी थी बताइए?
उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है। उसके बाद अगली क्या पड़ी थी बताइए? पार्डन मी? इलेक्ट्रिसिटी के सॉलिड स्टेट में वो कंडक्टर नहीं थे, लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में, फ्यूज्ड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में कंडक्टर थे। बोलो, बट दीज आर बैड कंडक्टर, दीज आर बैड कंडक्टर इन एवरी केस। हर किसी केस में ही क्या है ये, सॉलिड लिक्विड फेस में भी, गैस फेस में भी सॉल्यूशन वगैरह बना दोगे तब भी वो क्या रहेंगे, बैड कंडक्टर रहेंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या लिखी थी बोलो? सॉल्युबिलिटी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सो दीज आर soluble in covalent solvent but insoluble in पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल है, लेकिन कोवेलेंट सॉल्वेंट में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। बोलो, चलो आगे बोलो। अगली वो थे, हार्ड थे, रिजिड थे, ब्रिटल थे। एक बात तुम ध्यान देना कि कोवेलेंट बॉन्ड खुद ब खुद रिजिड होता है, नॉन रिजिड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, मतलब अगर एक को रखकर दूसरे को खसका भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। मतलब जैसे एक को, जैसे सोडियम आयन है और इधर क्लोराइड आयन है, अब सोडियम को इधर क्लोराइड को इधर भी ले जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड इटसेल्फ इज नॉन रिजिड बट आयनिक कंपाउंड्स आर रिजिड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कोवेलेंट में उसका उल्टा है। कोवेलेंट बॉन्ड, अगर पहली बात तो ये देखा जाए तो ये सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट है, वो हार्ड थे। और कोवेलेंट बॉन्ड उल्टा होगा। क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसा रहेगा, रिजिड रहेगा, और कोवेलेंट कंपाउंड क्या रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या रहेगा और कोवेलेंट कंपाउंड क्या रहेगा, नॉन रिजिड रहेगा। बोलो, अगली प्रॉपर्टी क्या देखी थी हमने वहां पर, आयनिक रिएक्शंस फास्ट थी और एनर्जेटिक थी, है ना। यहां पर क्या है, कोवेलेंट रिएक्शंस जो हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच जो रिएक्शन होती हैं वो कैसी होती है, अगली प्रॉपर्टी क्या थी, तो हो गया स्लो। अरे वहां पे अगली प्रॉपर्टी क्या थी, आयनिक बॉन्ड, क्या ये बोलो ना, आयनिक के बारे में पढ़ा होगा ना। आयनिक बॉन्ड वाज नॉन डायरेक्शनल बट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। इसीलिए
क्या है भैया, इनमें स्टीरियोमेरिज्म मिलता है आपको, स्पेशल आइसोमेरिज्म मिलेगा इनमें आपको। दे एग्जिबिट स्पेस आइसोमेरिज्म। अगली प्रॉपर्टी क्या थी बताइए? उनमें आइसोमॉर्फिज्म मिलता था, इनमें आइसोमॉर्फिज्म नहीं रहेगा। और बोलो हैं? वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी थे, यहाँ वेरिएबल आपको कोवैलेंसी मिलेगी। क्या मिलेगी? वेरिएबल। देखेंगे हम इस बारे में भी। और यहाँ पे कूलिंग वगैरह के बारे में बात होगी नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी गैस या लिक्विड है। यहाँ ऑलरेडी वो क्या है, लिक्विड है या फिर गैस है। कर चुके भैया? तीसरा बॉन्ड हम लोग देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसके बारे में? डेटिव बॉन्ड के बारे में। देखो आयनिक बॉन्ड में क्या हुआ भैया, दो लोगों ने मिलकर बिजनेस कुछ ऐसा किया कि एक बंदा जो है वो अपना पूरा पैसा दूसरे को दे रहा है और दूसरा बंदा बिजनेस संभाल रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ। दो पार्टनर से मान लीजिए, एक पार्टनर ने पूरा पेमेंट दिया, दूसरा पार्टनर मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, और एक ने दूसरे को दे दिया। यूँ कहा जाए बाप ने बेटे को पैसा दे दिया कि भाई तू जाना, तेरा काम जाने, अब मैंने वसीयत तेरा नाम लिख दी। ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हुआ, दो पार्टनर्स ऐसे आए, दे contributed equal amount of money and what benefit, what profit they are earning is also being shared by them equally. से ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों ने साझा किया। कई बार ऐसी सिचुएशन सामने आती है कि एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, एक एटम का ऑक्टेट क्या है, और दूसरे एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो पहला एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है हमेशा। क्या देता है? हमेशा पेयर। एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है कुछ इस तरह से कि वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर दी गई है उस पर दोनों का कंट्रीब्यूशन रहे। आयनिक बॉन्ड में क्या हुआ, जैसे एक ने दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिया तो उसका हो गया चैप्टर क्लोज। अब पहले का उससे कोई संपर्क रहा ही नहीं। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हुआ, दोनों ने साझा किया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो दोनों का हाइब्रिड है, दोनों का मिक्सचर है, कुछ इस तरह से कि एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, पर वो ऐसे देता है कि उस पेयर पे दोनों का ही क्या रहे, राइट रहे, दोनों का ही उस पर अधिकार रहे। ठीक है। देखिए यहाँ एक एटम है जिसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, या जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन की पेयर रखी हुई है। क्या रखी हुई है? और दूसरा एटम ऐसा है जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है। अब पहला एटम अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को दूसरे को इस तरह से देता है, पहला एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दूसरे एटम को इस तरह से देता है कि इसने ऐसा नहीं कि इसको पूरी तरह से समर्पित कर दी, कुछ ऐसा रखा कि इसने इसको डोनेट करी, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पर पेयर पे इसका भी अधिकार है और इस पर इसका भी अधिकार है। दिस पेयर इज इक्वली शेयर्ड बाय बोथ ऑफ देम। This pair is equally shared by both of them. One atom is donating electron pair. That pair we also call as lone pair. इसे हम lone pair भी नाम देते हैं। क्यों देते हैं वो भी बाद में मालूम पड़ेगा आपको। One atom donates electron pair to the another atom in manner such that that pair is being shared by both of those two equally. ठीक है। अब इसमें जो है this bond will denote by
इस बॉन्ड को हम लोग काय से डिनोट करते हैं, एरो से डिनोट करते हैं। और जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करी होती है, जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करी होती है उसे हम कहा करते हैं डोनर, और जिसने गेन करी होती है, जिसने एक्सेप्ट की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। जिसने डोनेट करी है वो डोनर कहलाता है, जिसने गेन करी उसे एक्सेप्टर कहते हैं। और ये जो बॉन्ड होता है इसे हमेशा एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस एरो इज ऑलवेज पुट फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। डोनर इज दिस एरो इज ऑलवेज पॉइंटेड फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। जिसने डोनेट करी है वो डोनर है, जिसने गेन करी वो एक्सेप्टर है। जिसने डोनेट करी है उसे आप लुईस बेस भी कहते हो। भी आगे चल के हम लोग एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो दिस वी आल्सो कॉल एज लुईस बेस। और जिसने गेन करी है वो क्या है, लुईस एसिड कहलाएगा। जिसने डोनेट करी वो डोनर। हमेशा ये एरो ध्यान देने वाली बात है, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ बनाया जाता है। ये पिक्चर मोस्टली तब आती है जब एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो और दूसरे को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत हो। ये जो पेयर होती है, आई रिपीट, दिस पेयर वी कॉल एज लोन पेयर। क्या कहते हैं इसको हम, लोन पेयर। मतलब ये हमेशा जब भी रहेंगे दोनों जोड़े से रहेंगे, साथ में रहेंगे। इसे हिंदी में बोलते हैं एकांकी युग्म। तो एकांकी युग्म मतलब जो हमेशा साथ में रहे, विच ऑलवेज कीप टुगेदर दमसेल्फ विथ ईच अदर। नो आइसोलेशन, नो सेपरेशन इज फिजिबल। दैट पेयर वी कॉल एज लोन पेयर। एक होती है पेयर जिसमें अलग हो सकते हैं, और एक है लोन पेयर जो अलग नहीं हो सकते। सो दिस इज, जिसने डोनेट करी है जनाब वो डोनर कहलाएगा, जिसने गेन करी जनाब वो एक्सेप्टर कहलाएगा। और हमेशा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, डेटिव बॉन्ड को डोनर से एक्सेप्टर की तरफ बनाया जाता है। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था अमोनिया, जिसमें नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन थे। इससे कौन आकर जुड़ गया, इससे जुड़ गए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये लीजिए सर, यहाँ क्या हुआ, देखो इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है, इसका भी हो चुका है, और नाइट्रोजन भी बड़े मजे में है, उसका भी ऑक्टेट क्या हो चुका है। सब खुश हैं, कोई किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इनके पास में एक हाइड्रोजन आया भैया, वो इस नाइट्रोजन को बोलने लगा, भैया नाइट्रोजन भैया मेरे पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। मेरे पास था, मैं भावनाओं में बह गया और मैंने अपना इलेक्ट्रॉन भी क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। अब मैं खाली बैठा हूँ और मुझे डुप्लेट कंप्लीट करना है। मैं सामने वाले की बात में आ गया, उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो लेके भाग गया। क्या किया जाए? हाँ जी, क्या बोल रहे, उधर पीछे क्या देख रहे हैं, पांडे को देख रहे हो? पांडे ऐसा क्या करता है? मैं तो बहुत भावनाओं में, मैंने बहुत सारा नुकसान भावनाओं में बह के करा है, हाँ। चलो भैया, तो यहाँ हाइड्रोजन प्लस जो है उसके पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अभी क्या किया जाए? हाइड्रोजन इज एम्प्टी नाउ, हाइड्रोजन प्लस इज एम्प्टी नाउ, इट हैज़ नो इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट टू डू? तो साहब नाइट्रोजन ने बोला कि चल मैं तेरा काम करता हूँ, मैं अपनी पेयर तेरे को देता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं दूंगा जैसी गलती तूने करी थी। मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन पेयर तेरे को दूंगा, लेकिन उस पर मेरा भी अधिकार बना रहे। क्या हुआ? बोलो तो पूरा बोला करो ना यार। नाइट्रोजन ने अपनी पेयर हाइड्रोजन प्लस को दी, लेकिन ऐसे दी कि उस पर उसका भी राइट है और हाइड्रोजन प्लस को भी उसने क्या दे दिया। और इस तरीके से I repeat, this bond is always represented by an arrow which is always pointed from donor atom to acceptor atom. बोलो, ठीक है। और जिसने डोनेट करी है वो क्या कहलाएगा सर? डोनर। इसे हिंदी में कहा जाता है दाता। और जिसने ग्रहण किया है उससे हम बोलते हैं एक्सेप्टर।
ग्राही, लेने वाला। भैया भगवान आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, आप भी ले लो, ठीक है, वरना मैं आप क्या क्या ले सकता हूँ, मैं सब दे सकता हूँ। बोलो आपको जहाँ तुम जाने की तैयारी कर रहे हो ना बेटा, मैं वहाँ से पढ़ के आ गया हूँ, ठीक है। आ जाओ इधर आ जाओ। एक टाइम मैं क्रैश कोर्स चलाता था सुबह 7 बजे से 2 बजे तक। कितने बजे से? 7 से 2 बजे तक चलाता था मैं। तो लोगों को नींद रहती थी बिल्कुल भयंकर वाली कि अभी नींद में हम कोई 5 बजे उठ के आ रहा है, क्योंकि भाई सोनकत से आ जाए, सोनकत यहाँ से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो आने में उस समय 1.5 घंटा लगता था कम से कम। सड़क भी ख़राब थी वो, तो ऐसे आया था तो नींद में रहते थे, तो फिर ऐसी नींद उठाई जाती थी कि आ जाओ बेटा आप, कुछ तुम्हारे को टॉनिक दिया जाए। बोले बोले भैया मज़ा आ गया रहा, और बताओ, चलो इधर आ जाओ तुम कर लो। तो ये जिसने डोनेट किया वो क्या है? डोनर है। या ये कौन सा आयन एक्चुअली अगर आप देखें प्लीज, और ये क्या है? अमोनियम आयन। कौन सा आयन है भैया ये? ठीक। अमोनियम आयन में अमोनिया ने लुईस बेस की तरह काम किया है और H+ ने क्या? लुईस एसिड की तरह कर चुके। अरे कहिए एक बड़ा कॉमन एग्जांपल हो बताता हूं तुम्हारे को मैं। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 हैं। बोलो बोरान के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। बोरान के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ठीक है। इसके साथ में आकर कौन जुड़ा है यहाँ पर? फ्लोरीन। लिसन, फ्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। लीजिए सर। अरे ठीक है। अभी क्या हुआ सर? अब देखिए यहाँ यदि मैं बात करूं तो ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट, इसका भी, और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन तो बिल्कुल खुश है भैया, कोई टेंशन नहीं, उसका काम हो गया, उसको मिल गई स्टेबिलिटी। अरे मिल गई। अरे हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, सॉरी फ्लोरीन का, इस फ्लोरीन का भी और इस फ्लोरीन का भी। एम आई करेक्ट? पर बेचारा बोरॉन, इस तरह से देखा जाए तो बोरान के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? बोरान के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बोलो ना यार। बोरान के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। आ रहे हैं। बोरान की नज़र पड़ी हुई है नाइट्रोजन के पेयर पे, बोले ये पेयर मेरे को मिल जाए। और नाइट्रोजन भी बेवकूफ़ नहीं है, बोला दे तो दूंगा तेरे को भैया, पर ऐसे ही नहीं कि पूरा डोनेट कर दूं। तो क्या हुआ भैया, नाइट्रोजन ने थोड़ी इंसानियत बताई, पर इंसानियत बताई भगवान नहीं बन गया वो। ठीक है, उसने अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दी इस तरह से कि बोरान का भी इस भांति, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑक्टेट क्या हो गया? बोलो। ठीक है, आपने क्या पाया? हमने ये पाया कि अमोनिया बन चुका था, इसने इसकी पेयर किसको दे दी? बोरान फ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड को। बोलिए, तो जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करी है वो क्या कहलाता है? सुनाई कम पड़ता है मेरे को। और जिसने गेन करी है उसे क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। कहिए, कर लीजिए। तो ये प्लीज
ओए, जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करी वो डोनर है, यानी कि लुईस बेस, और जिसने गेन करी वो लुईस। वेल एंड गुड। अभी आगे सुनिए भैया, हम लोग एक पूरा चैप्टर पढ़ा करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बहुत आसान सा चैप्टर है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वो चैप्टर है जिसमें आपको याद करने को नहीं रहता ज़्यादा, वरना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने चैप्टर्स हैं तकरीबन सब में रट्टा मारना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज दैट चैप्टर जिसमें मगिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है। उसमें आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं ना, उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में। जरा गौर करिए, उन्हें आप इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे ये लिखा आपने, ठीक है। जैसे ठीक है, ऐसे ना कई कंपाउंड्स आपको मिलेंगे ऐसे। इनमें बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, कभी कभार कुछ एक्सेप्शनल है, अदरवाइज तो ट्रांजिशन मेटल्स ही होती हैं। तो ये जो है इसके अंदर, जैसे ये आयरन है, ये निकल है, ये एल्यूमिनियम है, ये कॉपर है, इन्हें हम कहा करते हैं सेंट्रल मेटल आयन। ध्यान दे लीजिएगा, सेंट्रल मेटल आयन, इसे केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। और ये जो बाद में लिखे हैं मैंने, इन्हें हम क्या कहते हैं? दीज वी कॉल एज लिगेंड्स। और जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, कौन? सेंट्रल मेटल आयन, इसका काम होता है लोन पेयर को गेन करने का। सेंट्रल मेटल आयन का काम क्या होता है? लोन पेयर को। तो ये होते हैं एक्सेप्टर, और ये क्या होते हैं? डोनर। भैया जो सेंट्रल मेटल आयन है, इट हैज टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। सेंट्रल मेटल आयन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को। और लोन पेयर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का। बोलो, सेंट्रल मेटल आयन का काम होता है लोन पेयर को, इट इज एक्सेप्टर। और लिगेंड जो होते हैं उनका काम क्या होता है? लोन पेयर को। तो जो डोनेट करता है वो बेस है, लुईस बेस है, वो डोनर है। जो डोनेट कर रहा है वो बेस है ना भैया, और जो गेन कर रहा है वो क्या है? करिए, इसका काम क्या होता है? लोन पेयर को एक्सेप्ट करना। सेंट्रल मेटल आयन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को। और लिगेंड का काम क्या होता है? लोन पेयर को। अंडरस्टूड? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी सारी वैसी ही हैं जैसे कोवेलेंट कंपाउंड की थी। ये भी पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलते, नॉन पोलर में घुलते हैं। ये भी मोस्टली गैस होते हैं, लिक्विड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बोलिए, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। इनमें भी स्पेशल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। वॉट एवर प्रॉपर्टीज यू हैव स्टडीड अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड्स, वो सारी किस्में हैं तुम्हारे पास। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के में भी वही हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी वही हैं। अंडरस्टूड? बोलिए, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी प्रॉपर्टीज़ वैसी की वैसी हैं, कॉपी पेस्ट बिल्कुल।